दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक नकली ज्वेलरी केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक पुलिस वाले के हाथ में कुछ ऐसा लगता है जो कि इस पूरे केस को पलट के रख देता है। आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि किसी कारण से फांसी लगा के कर लेता है। फिर कैमरा एंगल जैसे ही थोड़ा सा घूमता है हम देखते हैं जिस टाइम वो पुलिस वाला तड़प तड़प के मर रहा होता है तब इस घर में कुछ और लोग भी होते हैं जो कि वहां पे बैठ के इस पुलिस वाले को मरते हुए देख रहे होते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं और अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और देखते ही देखते 8 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं चंद्रबाबू नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन में आता है और सीआई हरिशंकर सर से कहता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। दरअसल उसकी पत्नी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए पैसों की तंगी के चलते वो अपनी बेटी की सोने की चेन को गिरवी रखने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। पर ज्वेलरी शॉप वाले ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी की चेन नकली है। पर सर ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी की चेन को मैंने खुद खरीदा था। जरूर उस ज्वेलरी शॉप वाले ने कुछ किया होगा। मुझे मेरी बेटी की असली चेन वापस चाहिए ताकि मैं उसे कहीं और गिरवी रख के कुछ पैसे ले सकूं, क्योंकि अस्पताल में हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। फिर सीआई हरिशंकर सर सबसे पहले चंद्रबाबू के साथ अस्पताल जाते हैं और चंद्रबाबू की बेटी के साथ अकेले में कुछ पूछताछ करते हैं। फिर सीआई सर उसे कहते हैं कि मुझे सब कुछ सच बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें ये पहले से ही पता था कि ये चेन नकली है। तो वह लड़की घबराते हुए सीआई सर को ये बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था और ये चेन उसने उसकी बॉयफ्रेंड को दिया था। दरअसल उसे किसी काम के लिए पैसे चाहिए थे। उसने मुझे कहा था कि काम हो जाने के तुरंत बाद वो मुझे मेरी चेन वापस लौटा देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और पापा को इसके बारे में पता ना चले, इसलिए मैंने बिल्कुल उसी की तरह एक नकली चेन बनवा लिया। फिर सीआई सर यहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते चंद्रबाबू से कहते हैं कि कल पुलिस स्टेशन आ जाना, तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सीआई सर 2 कांस्टेबल को चंद्रबाबू की बेटी की असली सोने की चेन की फोटो के साथ इस एरिया के सभी ज्वेलरी शॉप में भेजते हैं ताकि वो ये पता कर सकें कि असली सोने की चेन अभी किस शॉप में गिरवी पड़ी हुई है, क्योंकि चंद्रबाबू की बेटी के कहने के मुताबिक उसकी बॉयफ्रेंड ने उसकी चेन को कहीं गिरवी रखा है। फिर ये 2 कांस्टेबल बहुत सारे ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और आखिरकार उन्हें एक ज्वेलरी शॉप में चंद्रबाबू की बेटी की असली सोने की चेन मिल जाती है। फिर इस ज्वेलरी शॉप से इन दोनों को ये भी पता चलता है कि जिसने भी इस चेन को यहाँ पे गिरवी रखा है उसने इसके साथ साथ 2 और चेन को भी गिरवी रखा था। फिर ये दोनों इन तीनों चेन को यहाँ पे गिरवी रखने वाले का डिटेल्स निकलवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी हसीना नाम की लड़की ने इन तीनों चेन को यहाँ पे गिरवी रखा है। फिर पुलिस वाले जब इस लड़की के बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फिलहाल ये लड़की घूमने के लिए हिमाचल गई हुई है। फिर पुलिस वाले अपना पूरा फोकस उन बाकी के 2 सोने की चेन्स की असली मालिक का पता लगाने में लगाते हैं तो उन्हें इनमें से एक के बारे में पता चल जाता है। दरअसल उस चेन को कर्नाटक में रहने वाले एक पुलिस वाले ने खरीदा था। फिर जब ये उसके बारे में थोड़ा और पता करते हैं तो पता चलता है 8 महीने पहले उसने कर लिया है। फिर वो 2 कांस्टेबल सीआई सर को उस मरे हुए पुलिस के बारे में बता देते हैं जिसका नाम जोसेफ है। फिर सीआई सर जोसेफ की पत्नी से मिलने जाते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ अभी केरला में रह रही है। फिर सीआई सर जब जोसेफ की बेटी से उसकी चेन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि उसकी चेन चोरी हो गई है। दरअसल एक दिन मैं कॉलेज जा रही थी और तभी एक बाइक वाला मेरे गले से चेन को खींच के भाग गया। फिर सीआई सर यहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि वो दो कांस्टेबल को तीसरी चेन की मालिक के बारे में भी पता चल जाता है, पर वो इस बात को सीआई हरिशंकर सर से छुपाते हैं और डीवाईएसपी राज सर से इसके बारे में बात करते हैं। डीवाईएसपी राज सर हरिशंकर सर के दोस्त हैं। दरअसल दोस्तों, हरिशंकर सर भी पहले डीवाईएसपी पोस्ट पे थे, पर उन्होंने अपने किसी सीनियर के ऊपर हाथ उठाया था, जिसके चलते उन्हें अभी डिमोट कर दिया गया है। फिर हम देखते हैं डीवाईएसपी राज सर उन दो कांस्टेबल से कहते हैं कि तुम्हें अभी जो कुछ भी पता चला है, तुम हरिशंकर को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। आखिर इनके हाथ में ऐसा क्या लग गया है जो कि वो हरिशंकर सर को दिखा नहीं सकते हैं? इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं चंद्रबाबू पुलिस स्टेशन में आता है तो सीआई सर उसे उसकी बेटी के बारे में सब सच बता देते हैं कि वो चेन नकली ही है, क्योंकि उनकी बेटी ने किसी लड़के के प्यार के चक्कर में ये गलती की है। पर चंद्रबाबू को सीआई सर की बात पे यकीन नहीं होता है। फिर चंद्रबाबू यहाँ से चला जाता है। फिर हम रात को सीआई सर के परिवार को देखते हैं, जिसमें ये दोनों पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी है। पर तभी अचानक से सीआई हरिशंकर सर को एक कॉल आता है कि चंद्रबाबू की बेटी ने कर लिया है। फिर वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर सीआई सर जैसे ही चंद्रबाबू की बेटी को देखते हैं, तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाता है और उन्हें चक्कर आने लगता है। फिर डीवाईएसपी राज सर हरिशंकर सर को घर भेज देते हैं और उनकी पत्नी को कॉल करके इस सब के बारे में बता देते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सीआई सर घर पहुंच जाते हैं और वो अपनी पत्नी से नीला के बारे में पूछते हैं। दरअसल दोस्तों, नीला उनकी बड़ी बेटी है और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि इनके परिवार में 3 लोग नहीं 4 लोग हैं। तो सीआई सर की पत्नी उन्हें बताती है कि उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए वो दवाई खा के सो गई है। सीआई सर अपनी पत्नी से ये सुनने के बाद भी अपनी बेटी को देखने के लिए ऊपर जाते हैं। वो देखते हैं कमरे में सिर्फ उनकी छोटी बेटी सो रही है, बड़ी बेटी वहाँ पे नहीं होती है। ये देख के सीआई सर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देते हैं, क्योंकि वो उनसे झूठ कह रही थी। फिर यहाँ पे हमारे सामने एक सच रिवील होता है। सीआई सर की पत्नी उन्हें ये बताती है कि नीला मर चुकी है। ये सुन के सीआई सर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो ये बात भूल चुके थे। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले हरिशंकर सर ने एक बंदे को पकड़ा था, जिसने एएसआई थॉमस की बेटी की एमएमएस को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था, जिसके वजह से एएसआई थॉमस की बेटी ने कर लिया। फिर जैसे ही एएसआई थॉमस को ये पता चलता है कि पुलिस ने उसकी बेटी की कातिल को पकड़ लिया है, वो सीधा उससे मिलने आ जाता है और वो उससे मारने लगता है। पर पुलिस वाले एएसआई थॉमस को काबू में कर लेते हैं। फिर सीआई सर जैसे ही उस बंदे की लैपटॉप को चेक करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें कुछ लड़कियों की एमएमएस वीडियो मिलता है और उनमें से एक वीडियो उनकी बेटी नीला की होती है। ये देख के सीआई सर शॉक हो जाते हैं। फिर हरिशंकर सर अपना आपा खो देते हैं और वो गुस्से में उस लड़के को जोर जोर से मारने लगते हैं और अंत में उसे जमीन पे लेटा के उसके गर्दन को अपने पैर से दबाने लगते हैं। और वो तब तक दबाते हैं जब तक वो मर नहीं जाता है। और बाकी पुलिस वाले हरिशंकर सर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और इसी बीच हरिशंकर सर अपने सीनियर के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं, जिसके चलते उनके सीनियर के नाक से खून निकलने लगता है और इसी के चलते उन्हें अभी डिमोट कर दिया गया है। और डीवाईएसपी राज सर हरिशंकर सर की पत्नी को कॉल करके इस सब के बारे में बता देते हैं। फिर हरिशंकर सर की पत्नी जब नीला से इसके बारे में बात करती हैं, तो वो रोने लगती है। वो कहती है कि मामा मुझसे गलती हो गई है, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, आप प्लीज मुझे पापा से बचा लीजिए, वो मुझे जान से मार डालेंगे। और तभी हरिशंकर की गाड़ी की आवाज इन दोनों को सुनाई देता है। तो हरिशंकर की पत्नी अपनी बेटी से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा को संभाल लूंगी। फिर वो नीला को कमरे में अकेले छोड़ के हरिशंकर को रोकने के लिए नीचे आ जाती है।
और हरिशंकर जब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें बार बार रोकती है, पर हरिशंकर उनकी पत्नी को साइड में हटा के ऊपर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद होता है। इस टाइम हरिशंकर सर इतने गुस्से में होते हैं कि वो लात मार के दरवाजे को तोड़ देते हैं, पर वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं उनकी बेटी ने कर लिया है और उनकी बेटी को इस हालत में देख के हरिशंकर सर बेहोश होके नीचे गिर जाते हैं। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं हरिशंकर सर एएसआई थॉमस से मिलने जाते हैं और यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि उस दिन हरिशंकर सर ने जिस बंदे को जान से मार डाला था उसका इल्जाम एएसआई थॉमस ने अपने ऊपर ले लिया था और उसके चलते वो जेल भी गया था और फिलहाल कुछ दिन पहले ही वो बेल पे बाहर आया हुआ है। तो हरिशंकर सर थॉमस को थैंक यू कहते हैं। तो थॉमस कहता है, सर अगर उस दिन आपने उसे नहीं मारा होता तो उसे मैं मार डालता। तो इन दोनों की ये बातचीत थॉमस की पत्नी सुन लेती है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद हरिशंकर सर यहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात को हम देखते हैं 5 लोग एएसआई थॉमस के घर आते हैं। इनमें से 2 लड़की और 3 लड़के होते हैं और ये खुद को उनकी बेटी की दोस्त कह के इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एएसआई थॉमस उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। फिर एएसआई थॉमस की पत्नी इन लोगों के लिए शरबत बनाने के लिए किचन में जाती है और वो 2 लड़कियां भी इनकी मदद करने के लिए किचन में जाती हैं और वो उनसे कहती हैं कि आंटी आप हमें दे दीजिए, शरबत हम बना लेंगे, आप जाके अंकल के साथ बैठिए। फिर कुछ देर बाद वो सबके लिए शरबत लेके बाहर आती हैं। फिर ऐसे ही एएसआई थॉमस इन 5 बच्चों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और इसी बीच उन्हें ये डाउट होता है कि ये सब उनसे झूठ कह रहे हैं। फिर वो अपने इस डाउट को वेरीफाई करने के लिए अपनी बेटी की कॉलेज ग्रुप फोटो को देखते हैं जहाँ पे इन 5 में से कोई भी नहीं होता है। फिर एएसआई थॉमस इनसे पूछते हैं कि सच बताओ तुम लोग कौन हो, क्योंकि तुम में से कोई भी इस फोटो में नहीं हो। और तब ये लोग बताते हैं कि पुलिस कस्टडी में जो मरा था वो इनका दोस्त था। और तभी अचानक से एएसआई थॉमस और उनकी पत्नी की मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। दरअसल थोड़ी देर पहले इन दोनों ने जो शरबत पिया था उसमें जहर मिला हुआ था। फिर हम इन दोनों पति पत्नी को तड़प तड़प के मरते हुए देखते हैं, पर मरने से पहले एएसआई थॉमस की पत्नी उन लोगों को ये बता देती है कि मेरे पति ने किसी को भी नहीं मारा है, असल में तुम्हारे दोस्त को हरिशंकर ने मारा है। फिर ये लोग थॉमस की फोन को ओपन करके व्हाट्सएप पे जाते हैं और वहां से उन्हें सीआई हरिशंकर का फोटो मिल जाता है। फिर ये 5 यहाँ से चले जाते हैं। फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब ये एक कैसे। पर सीआई हरिशंकर सर को ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें किचन में एक ट्रे के ऊपर 5 ग्लास दिखते हैं जिन्हें कल रात ही किसी ने अच्छे से धो के रखा है। और साथ ही साथ किचन में 4 नींबू को कटा हुआ देखते हैं। अगर ये 2 बंदे अपने शरबत में जहर मिला के करने वाले थे तो यहाँ पे 4 नींबू क्यों कटा हुआ है? मतलब कल रात यहाँ पे कुछ लोग आए थे और ऊपर की तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वहाँ पे कुछ पत्ते पड़े हुए होते हैं। दरअसल ये पत्ते घर के ऊपर होने चाहिए थे, तो फिर ये घर के अंदर कैसे आए? इसका मतलब कल जो लोग भी यहाँ पे आए थे वो इन दोनों को मारने के बाद ऊपर की छत को खोल के यहाँ से बाहर निकल गए और इसीलिए दरवाजा अंदर से बंद था ताकि पुलिस को लगे कि ये एक कैसे। फिर हरिशंकर सर को ये पता चल जाता है कि वो तीसरी चेन किसी और की नहीं उनकी बेटी नीला की है और इसी बात को वो कांस्टेबल और डीवाईएसपी राज सर इनसे छुपाना चाहते थे। मतलब अब ये केस हरिशंकर सर के लिए पर्सनल हो चुका है। फिर हरिशंकर सर जोसेफ की बेटी से फिर से मिलने जाते हैं और उसे उस चेन को लेके सच बताने के लिए कहते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रेशराइज करने के बाद जोसेफ सर की बेटी उन्हें ये बताती है कि इसके बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ मिलके इसे ड्रग्स खिला के इसके साथ गलत काम किया था और जब मुझे होश आया
मेरे गले में वो चेन नहीं था। फिर सीआई सर उसे उस बंदे की फोटो दिखाते हैं जिसे उन्होंने पुलिस कस्टडी में मार डाला था। तो जोसेफ की बेटी कहती है सर वो 3 लोग थे पर ये उनमें से नहीं है। फिर आखिरकार पुलिस उस लड़की तक पहुंच जाती है जिसने उन तीनों चेन को गिरवी रखा था। सीआई सर जब उस लड़की से पूछताछ करते हैं तो वो लड़की डर जाती है और वो कहती है मुझे ये तीनों चेन मैं जिस शॉपिंग मॉल में काम करती हूँ वहाँ के ट्रायल रूम से मिला था। फिर सीआई सर उस लड़की के साथ उस मॉल में जाते हैं और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं और उस लड़की से कहते हैं उन कपड़ों की मदद से तुम उस लड़की को पहचानने में हमारी मदद करो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो उस लड़की को पहचान लेती है और तभी सीआई सर सीसीटीवी फुटेज में इस मॉल की मैनेजर को उस लड़की के साथ बात करते हुए देखते हैं। फिर जब वो उससे इस लड़की के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है पहले वो बेंगलोर में जॉब करता था। उस टाइम एक पब में वो उस लड़की से कई बार मिला था। इतना पता करने के बाद सीआई सर यहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उन 5 में से 2 लड़के सीआई सर के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं और अब उन्हें ये पता चल जाता है कि सीआई सर को उनमें से एक लड़की के बारे में पता चल गया है। फिर ये 5 अभी के लिए सीआई हरिशंकर सर से बचने के लिए वापस बेंगलोर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीआई सर भी अपने सीनियर से परमिशन लेके बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा इंस्पेक्टर जोसेफ भी कर्नाटक पुलिस में थे। तो सीआई हरिशंकर सर सबसे पहले उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पे इंस्पेक्टर जोसेफ की पोस्टिंग थी। फिर रात को इन्हें यह पता चलता है कि जिस लड़की को ढूंढने के लिए ये यहाँ पे आए हैं वो अभी एक पब में है। फिर ये लोग उसे पकड़ने के लिए उस पब में पहुंच जाते हैं पर किसी तरीके से उस लड़की को इनके बारे में पता चल जाता है और वो लेडी कांस्टेबल को धक्का देके अपनी कार लेके वहां से भागने लगती है। फिर सीआई हरिशंकर सर भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं और तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वो मारी जाती है। फिर उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। फिर हरिशंकर सर डॉक्टर से कहते हैं अगर इस लड़की से मिलने कोई भी यहाँ पे आए तो सबसे पहले आप मुझे कॉल करना। इतना कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं इस लड़की के चारों दोस्त किसी तरीके से पोस्टमार्टम रूम तक आ गए होते हैं और तभी डॉक्टर जैसे ही वापस से पोस्टमार्टम रूम के अंदर आती हैं वो इन चारों को यहाँ पे देख के शॉक हो जाती हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रूम के अंदर किसी को भी आना मना होता है। फिर वो इन चारों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं पर ये लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं। फिर डॉक्टर तुरंत सीआई हरिशंकर को कॉल कर देते हैं पर इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाते इन चारों में से एक बंदा इनके फोन को तोड़ देता है। इस टाइम सीआई हरिशंकर सर अस्पताल के बाहर ही होते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो सीधा पोस्टमार्टम रूम की तरफ भागते हैं। फिर सीआई हरिशंकर सर जैसे ही पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं वो देखते हैं उन चारों में से एक डॉक्टर को पकड़ के रखा हुआ होता है और वो सीआई हरिशंकर सर के सामने डॉक्टर को मार के जख्मी कर देता है और वो बेहोश हो जाती हैं। फिर ये चारों सीआई सर को जान से मारने के लिए उनके ऊपर हमला करते हैं जिसके चलते सीआई सर जख्मी तो होते हैं पर उन्हें मारना इतना भी आसान नहीं होता है। वो अकेले इन चारों से लड़ते हैं और इन चारों को ठीक ठाक जख्मी भी कर देते हैं। पर इससे पहले कि ये फाइट और आगे बढ़ता डॉक्टर को होश आ जाता है और वो इमरजेंसी सायरन को बजा देते हैं। इस सायरन को बजते हुए देख के ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। इस हादसे के बाद वो लेडी डॉक्टर सीआई हरिशंकर सर से कहती है कि जिस लड़की की डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम रूम में है और जो 4 लोग यहाँ से भाग गए उनमें से जो एक लड़की है मैं इन दोनों को जानती हूँ। इन दोनों को पहले ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया गया था। दरअसल ये स्कूल कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स बेचा करती थी और खुद भी ड्रग्स लेती थी और उस टाइम उन दोनों की ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अस्पताल लाया गया था। तो डॉक्टर से ये जानने के बाद उस मरी हुई लड़की की फिंगरप्रिंट के मदद से उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता लगाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है मरी हुई लड़की का नाम ऐना है
और जोसेफ सर ने एना को एक ड्रग्स के केस में अरेस्ट भी किया था। और इस केस में एना अकेली नहीं थी, सेलिन और सैम भी उसके साथ थे। दोस्तों, सैम वही लड़का है जिसे पुलिस कस्टडी में हरिशंकर सर ने मार डाला था। फिर सीआई सर एक कांस्टेबल से मिलने जाते हैं। दरअसल ये कांस्टेबल उस टाइम जोसेफ सर के साथ काम करता था। सीआई सर जब उससे उस ड्रग्स केस के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है, सर हमें एक कॉल आया था कि एक बस में किसी के बैग से ड्रग्स पाया गया है। फिर हम तुरंत वहां पे जाके उन तीनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले गए। पर कांस्टेबल के इस जवाब से सीआई सर संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर ये कांस्टेबल उनसे कुछ छुपा रहा है। तो उस कांस्टेबल को थोड़ा धमकाने के बाद वो सच बताता है। फिर हम देखते हैं कि असल में उस रात हुआ क्या था। कंप्लेन आने के बाद जोसेफ सर जब वहाँ पे पहुँच के बस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इन तीनों को नशे के हालत में देखते हैं। और जब वो इन तीनों की बैग चेक करते हैं तो उनके बैग के अंदर से ड्रग्स मिलता है। तो सीआई सर उन तीनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। तभी रास्ते में हम देखते हैं जोसेफ सर को इन तीनों के पास से जो ड्रग्स मिला था वो उस पैकेट को बाहर निकाल के खुद ड्रग्स लेने लगते हैं। उन्हें ड्रग्स लेते हुए देख सैम कहता है, सर आप ये सारे ड्रग्स अपने पास रख लीजिए और प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तो जोसेफ सर कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर मुझे ड्रग्स नहीं, कुछ और चाहिए। फिर जोसेफ इन लड़कियों को गलत तरीके से छूने लगता है। जोसेफ की इस हरकत को देख के उन दोनों में से एक लड़की उसके मुंह पे थूक देती है और फिर जोसेफ भी गुस्से में अपना आपा खो देता है और कांस्टेबल को कहता है कि तुम गाड़ी को एक सुनसान जगह पे लेके रोक दो। और कांस्टेबल को मजबूरन इंस्पेक्टर की बात को मानना पड़ता है और वो गाड़ी को एक सुनसान जगह पे लेके रोक देता है। और फिर हम देखते हैं जोसेफ एना और सेलिन को एक पेड़ पे बांध देता है और सैम के आंखों के सामने इन दोनों का बलात्कार करता है। और ये सब जानने के बाद सीआई हरिशंकर सर वापस से केरला आ जाते हैं। फिर वो अपने सीनियर को ये पूरी कहानी बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि जोसेफ ने सुसाइड नहीं किया था, उसको जबरदस्ती करने के लिए कहा गया था क्योंकि उस रात उसने उन दोनों लड़कियों के साथ जो किया था उसके बाद उन्होंने बदला लेने के लिए जोसेफ की बेटी को अपने प्यार में फंसा के उसका एमएमएस वीडियो बना लिया। अगर जोसेफ करके नहीं मरता तो वो उस वीडियो को वायरल कर देते। फिर हम देखते हैं चंद्र बाबू को पुलिस स्टेशन में वापस से बुलाया जाता है और फिर उसे एना, सेलिन और सैम के फोटो दिखाते हैं। तो चंद्र बाबू इन तीनों को पहचान लेता है। दरअसल दोस्तों, चंद्र बाबू बस कंडक्टर का काम करता है और उस रात जोसेफ सर ने उन तीनों को जिस बस से पकड़ा था उस रात चंद्र बाबू भी उसी बस में था। फिर चंद्र बाबू पुलिस को बताता है कि उस रात उसके हिसाब से क्या हुआ था। मैं उस समय ड्राइवर के पास बैठा हुआ था और तभी अचानक से बस के अंदर से शोर शराबा सुनाई दिया। मैं जैसे ही मामला क्या है पता करने के लिए वहाँ पे गया तो बस के पैसेंजर्स ने मुझे कहा कि वो 3 बच्चे बस में बैठ के ड्रग्स कर रहे हैं और उन तीनों के बैग में और भी ड्रग्स है और मैंने उनसे उनकी बैग को मांगा। दरअसल मैं चेक करना चाहता था कि सच में वहाँ पे ड्रग्स है या नहीं, पर इतने में वो लड़का मुझ पे भड़क जाता है और मुझे मारने लगता है और मेरे नाक से खून निकलने लगते हैं। और फिर मैंने पुलिस कंट्रोल रूम पे कॉल करके इस हादसे के बारे में बताया। चंद्र बाबू से ये सुनने के बाद सीआई सर कहते हैं कि उस रात पुलिस को इसी ने कॉल किया था और इसी के वजह से वो तीनों पकड़े गए थे। इसीलिए उन्होंने चंद्र बाबू से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को अपने प्यार में फंसाया और उसकी भी एमएमएस वीडियो बना के अपने पास रख लिया और उसी के चलते डर के मारे चंद्र बाबू की बेटी ने कर लिया। फिर सीआई सर भी अपनी पत्नी को उन तीनों की फोटो दिखा के पूछते हैं, क्या तुमने इन तीनों को पहले कहीं देखा है? तो सीआई सर की पत्नी कहती है, हाँ, एक बार मैं नीला के साथ बस में कहीं जा रही थी और तब ये तीनों बस में बैठ के खुलेआम सबके सामने ड्रग्स ले रहे थे। दरअसल दोस्तों, सीआई सर की पत्नी भी उसी रात की कहानी बता रही है जिस रात जोसेफ ने उन तीनों को बस से अरेस्ट किया था। दरअसल उस रात सीआई सर की पत्नी और बेटी भी उसी बस में थे। तो सीआई सर की पत्नी जब उन्हें बस में सबके सामने ड्रग्स लेने
से मना करती हैं, तो इसी बात को लेके उन तीनों के साथ इनका झगड़ा हो जाता है और सैम इनके ऊपर हाथ उठा देता है। और तभी बस के सभी पैसेंजर्स कंडक्टर यानी कि चंद्र बाबू को अंदर बुलाते हैं। और फिर यहाँ पे आगे क्या होता है उसके बारे में हमें पहले से ही पता है। फिर सीआई सर की पत्नी यहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों, एज एन ऑडियंस हमें एक बात क्लियर हो जाता है कि उस रात उन तीनों का बस में जिसके साथ भी झगड़ा हुआ था उन्होंने उन सभी से बदला लिया और बेचारी नीला भी उनकी बदले की चपेट में आ गई। सीआई सर अपनी पत्नी को इस सब के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर उन्हें सच पता चल जाएगा तो नीला के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका जिम्मेदार खुद को समझेंगी। फिर हम रात को सीआई सर की पत्नी को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ अपने पिता के घर आई हुई हैं। और तभी वो 4 लोग यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले वो यहाँ के नौकर को जान से मार डालते हैं। और फिर वो सीआई सर को वीडियो कॉल करके ये बता देते हैं कि तुम्हारी पत्नी और बेटी अभी हमारे कब्जे में है। दरअसल वो लोग सीआई सर से बदला लेना चाहते हैं। तो वो सीआई सर से कहते हैं अगर तुम अपनी बीबी बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँच जाओ, और हाँ बिल्कुल अकेले आना। इतना कहने के बाद वो वीडियो कॉल को कट कर देता है। फिर हम देखते हैं सीआई सर की पत्नी की पापा के पास एक गन होता है। फिर वो उस गन से उन 4 को मारने की कोशिश करते हैं। वो बहुत सारे गोली चलाने के बाद भी किसी को भी नहीं मार पाते हैं, उल्टा वो लोग उन्हें जान से मार डालते हैं। और इसी बीच सीआई सर की पत्नी अपनी बेटी को लेके यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उन्हें बीच रास्ते में पकड़ लेते हैं और उनके ऊपर चाकू से हमला करते हैं। और इसी बीच उनकी बेटी यहाँ से भाग के एक घर में छुप जाती है। तो वो सीआई सर की पत्नी को इसी जख्मी हालत में छोड़ के उस बच्ची को ढूंढने में लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं सीआई सर यहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपनी पत्नी को जख्मी हालत में देख के वो शॉक हो जाते हैं। पर सीआई सर की पत्नी उन्हें कहती है कि वो ठीक है, पर अभी उन्हें उनकी बेटी को उन 4 से बचाना है। इससे पहले कि वो 4 उनकी बेटी के साथ कुछ गलत काम कर पाते, सीआई सर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो अकेले ही इन 4 के साथ फाइट करते हैं। इस फाइट के दौरान सीआई सर भी जख्मी हो जाते हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और वो एक एक करके उन 4 को बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। और वो अंत में उन 4 में से एक को बस जान से मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। दरअसल यहाँ पे आने से पहले सीआई सर ने डीवाईएसपी राज सर को इसके बारे में बता दिया था। फिर हम देखते हैं पुलिस उन 4 को अरेस्ट कर लेती है, पर कुछ महीने बाद ही इन 4 को बेल मिल जाता है और जेल से बाहर आते ही ये लोग फिर से नशा करने लगते हैं। और अभी भी इनका प्राइम टारगेट सीआई हरिशंकर है। ये 4 जल्द से जल्द उसे जान से मारना चाहते हैं, पर अचानक से इन 4 के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी हम इनके सामने सीआई हरिशंकर को देखते हैं। इससे पहले कि ये 4 कुछ कर पाते वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। दरअसल सीआई हरिशंकर सर ने ही उनके ड्रग्स में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसके चलते इन 4 की मौत हो गई। पर मीडिया में ये बताया जाता है कि ड्रग्स की ओवरडोज के कारण इन 4 की मौत हुई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।